आज हम बात कर रहे हैं परिवार के एक ऐसे सदस्य की जो सुबह से लेकर रात तक सभी परिवार वालों की सेवा में लगी रहती हैं, उनका ख्याल रखती हैं, लेकिन अपनी सेहत को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज कर देती हैं। महिलाएं परिवार की शक्ति होती हैं, लेकिन महिलाएं अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू करें, उसके प्रति जागरूक हो। इसीलिए आज हम बातचीत कर रहे हैं गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में। और गायनी कैंसर्स पर बातचीत के लिए डीडी मॉर्निंग शो में हमारे साथ दो डॉक्टर्स हैं। स्वागत कीजिए डॉक्टर बिंदिया गुप्ता का। नमस्कार। प्रोफेसर ऑब्जन गायनी यूसीएमएस और जीटीबी अस्पताल से। एंड वेलकम डॉक्टर रजत बजाज। नमस्कार। ही इज डायरेक्टर मेडिकल ऑन्कोलॉजी फोर्टिस नोएडा। तो डॉक्टर बिंदिया, आपसे शुरू करते हैं। आज के अंक में हम फोकस करेंगे मुख्यतः 3 कैंसर्स पे, सर्विक्स कैंसर, यूट्राइन कैंसर, ओवेरियन कैंसर। तो शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, क्या ओवरलैप है, कैसे जाने कोई महिला कि इन तीनों कैंसर में से किसी की संभावना है? आपने ये बहुत अच्छा सवाल पूछा है। तीनों कैंसर्स के जो थोड़े से जो लक्षण होते हैं, थोड़ा ओवरलैप है, पर प्रमुख जो सर्विक्स कैंसर है उनके प्रमुख लक्षण होते हैं जब महिलाओं को अपने माहवारी में बहुत ज़्यादा खून जाए या संबंध के बाद खून जाना या अधिक पानी जाना, वो सब सर्विक्स कैंसर के उसके मेन लक्षण हैं। यूट्राइन कैंसर में थोड़ा सा इसका ये ओवरलैप है इसमें, बट ओवेरियन कैंसर हमारा एक ऐसा कैंसर है जिसके लक्षण इतने प्रमुख नहीं होते। नॉर्मली पेशेंट को जो होता है शुरुआती कैंसर जो साइंस होते हैं, थोड़ा सा पेट में दर्द होना, बदहजमी होना, गैस्ट्राइटिस होना, जो हम नॉर्मल गैस को उसमें ले लेते हैं, उसमें ब्लोटिंग होना। सो वो वाले साइंस जो हैं उसको वो नॉर्मली हम लोग इग्नोर कर देते हैं, बट दो ज़्यादा इनिशियल साइंस ऑफ ओवेरियन कैंसर। इसीलिए हमारे यहाँ जो ओवेरियन कैंसर की महिलाएं हैं प्रमुखतः स्टेज 3 और स्टेज 4 में प्रेजेंट होती हैं, वाइल सर्वाइकल और जो यूट्राइन कैंसर है थोड़ा सा हमारे यहाँ जल्दी प्रेजेंट हो जाता है। जी डॉक्टर रजत, अगर हम इंडिया की बात करें खास तौर से, तो भारत में इसका प्रिविलेंस कैसा देखते हैं आप? बहुत ज़्यादा है। आपने गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के बारे में एक विषय उठाया जो कि एक बहुत अच्छा स्टेप है। तो सर्वाइकल कैंसर इज़ द सेकंड मोस्ट कॉमन कैंसर इन विमेन वर्ल्ड वाइड एज वेल एज इन इंडिया। तो इसीलिए इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। इसके रिस्क फैक्टर्स के बारे में लोगों को पता होना चाहिए। तो अगर अर्ली प्रेगनेंसीज़ होती हैं या अर्ली एज ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स है, मल्टीपल प्रेगनेंसीज़ हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ये सब चीज़ें सर्वाइकल कैंसर के रिस्क फैक्टर में आती हैं। जी, आपने ह्यूमन पैपिलोमा वायरस की बात की, एचपीवी, इसकी वैक्सीन भी है, ज़रूर पूछेंगे हम डॉक्टर से। यदि आप भी कोई सवाल करना चाहें डॉक्टर बिंदिया से, डॉक्टर रजत से, तो आप हमें फ़ोन कर सकते हैं। हमारा नंबर है 011 दिल्ली का STD कोड और नंबर है 23097532। 011 is our code and number is 23097532। तो अगर प्रिवेंशन की बात करें और कोविड के बाद वैक्सीन शब्द काफ़ी लोकप्रिय हो गया, तो इन तीनों कैंसर से लड़ने की क्या वैक्सीन है? बिल्कुल, आपके सर्वाइकल कैंसर की वैक्सीन है, यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर की वैक्सीन नहीं है। और हमने अभी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के बारे में बताया, तो हमारे पास उसको ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के हमारे पास 2 वैक्सीन प्रमुखता है। एक है गार्डासिल के नाम पे और एक है हमारी इंडिजिनस वैक्सीन जो इंडिया में ही मैन्युफैक्चर है, उसका नाम है सर्वावैक। ये वायरस के सभी स्ट्रेन से बचा सकती है? नहीं, इसमें जो गार्डासिल है वो आपके 9 स्ट्रेन के अगेंस्ट काम करती है और कुछ 4 स्ट्रेन के। जो सर्वावैक है वो हमारे मुख्यतः जो 4 स्ट्रेन्स हैं जो कैंसर कॉज करते हैं, 16, 18, 6 एंड 11, उसके अगेंस्ट वो काम करती है। तो किस एज में ये वैक्सीन लगवानी चाहिए? सो द बेस्ट एज जो वैक्सीनेट करने की है इज द यंग गर्ल्स 9 to 14 ईयर्स, जिसमें हम 1 या 2 डोजेस देते हैं उनको। एंड उसमें बिकॉज यंग गर्ल्स में ज्यादा इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स होता है, दैट इज द बेस्ट एज टू वैक्सीनेट। बट जो वैक्सीन लाइसेंस्ड है वो 26 ईयर्स तक के लिए है फॉर सर्वावैक, और गार्डासिल के कुछ वैक्सीन जो है 45 ईयर्स तक जी। तो ये बिल्कुल पॉइंट नोट कर लें कि अगर 9 से 14 साल का जो बच्चा है, महिला जो गर्ल चाइल्ड है, वो एचपीवी वैक्सीन ले सकते हैं। बॉयज़ को भी लग जाती है? बॉयज़ को भी लग जाती है, हाँ जी। तो जैसे आपने कहा डॉक्टर रजत की इंसिडेंस बहुत ज़्यादा है सर्विकल कैंसर का, तो कौन सी उम्र में पेशेंट आते हैं सिम्टम्स लेकर? So generally these are young ladies around 30-35 years of age. 50 साल की उम्र तक भी आ सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के। अब इसमें सिम्टम्स की बात हम कर चुके हैं, तो हमें अगर हम डायग्नोसिस पे जाएं कि कैसे हमें पता लगता है, तो एक पैप स्मीयर का टेस्ट होता है। पैप स्मीयर होता है कि हम एक जो सर्विक्स होता है उसकी लाइनिंग से एक सेल्स निकालते हैं और उसको एक थिन स्मीयर बनाते हैं, और उससे हमें एक ही दिन में पता लग जाता है कि कुछ एटिपिकल सेल्स दिख रहे हैं कि नहीं।
और उसके बाद एग्जामिनेशन करके अगर कोई ग्रोथ है वहाँ पे, कोई मास है, तो उसमें से टुकड़ा लेके उसकी पुष्टि होती है कि ये बीमारी कैंसर का रूप ले रही है कि नहीं। ओके अभी डॉक्टर रजत ने कुछ रीजंस बताए थे, तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अभी जैसा फेस चल रहा है कि लोग मैरिज जो है लेट कर रहे हैं, उसके बाद डिलेड प्रेगनेंसी हो रही है, और कुछ लोग अभी प्रेगनेंसी को अवॉइड भी कर रहे हैं, तो क्या ये रीज़न हो सकता है गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स के लिए? बिल्कुल, इसके लिए यूट्राइन कैंसर और ओवेरियन कैंसर के काफ़ी कॉज रीजंस हैं आपकी, कि डिलेड मैरिज, और लोग बोल रहे हैं कि हम बच्चा ही नहीं चाहते हैं। Right. तो नलिपैरिटी एंड डिलेड मैरिजेस आर वन ऑफ द मोर इम्पोर्टेंट कॉजेज फॉर यूट्राइन एंड ओवेरियन कैंसर। नलिपैरिटी मींस बच्चा ना करना, हाँ जी। तो ये आपके यूट्रस और ओवेरियन कैंसर के काफी इंपॉर्टेंट फैक्टर्स में से आता बिल्कुल, है। और इसलिए कहते हैं कि जब कैंसर है वो एक जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है, आपका लाइफस्टाइल, आपकी चॉइसेस ही डिटरमिन करती हैं। पर पैप स्मीयर टेस्ट जो आपने बताया, जो बच्चेदानी के मुंह का कैंसर है, ये कौन सी उम्र का व्यक्ति, जैसे एनुअल चेकअप का आजकल काफी ट्रेंड है, कौन सी उम्र से ये एनुअल चेकअप में हम पैप स्मीयर करवाएं महिला? जी, आप बात कर रहे हैं स्क्रीनिंग की। Yes. तो स्क्रीनिंग एक ऐसी चीज़ है जो कि कुछ कैंसर से हमें बचा सकती है, और ये अमेरिकन कैंसर सोसाइटी से भी प्रमाणित है। तो स्क्रीनिंग का मतलब है कि एक हृष्ट पुष्ट व्यक्ति, चाहे वो महिला हो, हम महिला की बात कर रहे हैं, वो जाएं और इस बारे में बात करें कि हमें अपनी जांच करा के ये पता करना है कि शरीर में कोई गांठ, कोई बीमारी बन रही है या नहीं। तो पैप स्मीयर की एज जो है वो 21 से 29 साल तक शुरू होती है, और उसमें हर 3 साल पे पैप स्मीयर कराना चाहिए, और 30 साल के बाद पैप स्मीयर के साथ एक HPV का टेस्ट होता है, वो भी कराना चाहिए। वो 5 साल में एक बार करा के आप 95% से ज़्यादा इस बीमारी से बच सकते हैं। जी डॉक्टर, कुछ केसेस देखे गए हैं जेनिटल वॉर्ड्स के, तो क्या वो भी रीज़न हो सकता है, वो कैंसरस हो सकता है? जेनिटल वॉर्ड्स जो होते हैं वो बिनाइन होते हैं, वो नॉन कैंसरस होते हैं। उनके स्ट्रेन्स जो होते हैं वो 6 और 11 वो अलग होते हैं HPV के विज़ावी। जो हमारे कैंसर के स्ट्रेन होते हैं वो 16-18 ज़्यादा होते हैं, सर्वाइकल कैंसर के HPV के स्ट्रेन्स। तो इसलिए वॉर्ड्स आर बिनाइन कंडीशंस, लेकिन उसके लिए भी प्रोटेक्शन के लिए वैक्सीन हेल्प्स। जो आपके सर्वावैक है, गार्डासिल है, इन सब वैक्सीन्स में 6 और 11 के अगेंस्ट भी स्ट्रेन्स हैं, और देखा गया है ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका में जहाँ पे ज़्यादा वैक्सीन प्रचलित है, वहाँ पर विद वैक्सीनेशन ये वॉर्ड्स भी काफी हद तक डिसअपियर हो गए हैं यंग पॉपुलेशन। तो यानी कि जो वॉर्ड्स हैं ये जनरली होते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है उसके बारे में। ये बिनाइन होते हैं, और ये जब आपको मस्सेल दिखते हैं नीचे, तो वो मेनली बिनाइन स्ट्रेन से कॉज होते हैं, मतलब कि जिनका कैंसर से कोई संबंध नहीं है। 6 वर्सेस 6 और 11। बट ये भी एक हाई रिस्क फैक्टर है, मतलब कि नॉर्मली जो जिनका हाई रिस्क सेक्सुअल बिहेवियर होता है, और जो महिलाएं जो स्मोकिंग करती हैं या इम्यूनोसप्रेस्ड हैं, जो ट्रांसप्लांट रेसिपिएंट्स हैं, उन सब में हमारे ये वॉर्ड्स भी ज्यादा पाए जाते हैं। जी, बिनाइन मतलब जो मैलिग्नेंट नहीं है, कैंसरस नहीं है। तो अब तक हमने जाना एक तो वैक्सीन के बारे में कि सर्विक्स कैंसर की वैक्सीन है HPV, जरूर आप उसके बारे में जानें। आज की तारीख में यूट्राइन और ओवेरियन कैंसर की वैक्सीन नहीं है। स्क्रीनिंग टेस्ट में जैसा आपने कहा पैप स्मीयर टेस्ट है, लेकिन अब अगर मान लीजिए कैंसर डायग्नोज हो गया और ऑन्कोलॉजिस्ट के पास हम आए, जो ऑप्शंस है मेडिकल ट्रीटमेंट के, वो क्या क्या हैं? जी, तो ट्रीटमेंट के ऑप्शंस स्टेज पे डिपेंड करते हैं। जब एक बार डायग्नोसिस होता है तो हम स्टेजिंग पे जाते हैं सबसे पहले, और उस स्टेजिंग में हम CT स्कैन, MRI या एक PET स्कैन, एक कलर्ड CT स्कैन होता है, वो कराते हैं, और उसके बाद अकॉर्डिंग टू स्टेज द ट्रीटमेंट ऑप्शंस आर गिवन टू द पेशेंट। अगर पहले स्टेज की बात करें तो सारी गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स में सर्जरी आती है, सर्जरी करके उस अंग को निकाल दिया जाता है। उस अंग को मतलब अगर यूट्राइन है तो यूट्रस ही निकाल जी जी, अगर यूट्राइन है तो यूट्रस को निकाला जाएगा, साथ में जो उसके ड्रेनिंग लिम्फ नोड्स होते हैं उनको निकाला जाता है। सर्विक्स कैंसर है तो भी यूट्रस को ही? जी, तो सर्विक्स कैंसर में भी सर्विक्स को और यूट्रस को निकाला जाता है, और लिम्फ नोड्स को निकाला जाता है, और उसके साथ कुछ और टिश्यू होता है आसपास, जिसको हम पैरामीट्रियम बोलते हैं, उसको निकाला जाता है। तो मतलब पूरा ऑर्गन और उसके आसपास के टिश्यूज उनको निकाल दिया जाएगा। एक कॉलर हमारे साथ उत्तराखंड से जुड़े हैं, उनका सवाल ले लेते हैं। नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। मैम, मेरा क्वेश्चन ये है डॉक्टर साहब से कि अगर किसको अगर सर्विकल कैंसर हो जाता है तो वो क्या पूरी तरीके से ठीक हो सकता है, और इसका ट्रीटमेंट कितना लंबा चलता है, और क्या कंटिन्यू मेडिसिन खानी पड़ेंगी या किस टाइप से मतलब ट्रीटमेंट होता है? मैम जी शुक्रिया। डॉक्टर साहब, सर्जरी से थोड़ी घबराहट होती है, दवाइयों से नहीं ठीक हो सकता?
देखिए नहीं, सर्वाइकल कैंसर जैसे सर ने बोला अर्ली स्टेज में सर्जरी ही ट्रीटमेंट है, लेकिन अगर एडवांस स्टेज में अगर आते हैं तो फिर कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि सर्जरी और कीमो रेडिएशन दोनों ही ट्रीटमेंट बिल्कुल एक जैसा ही रिस्पॉन्स देते हैं, और इसमें ये बिल्कुल ही इलाज मतलब कि बीमारी का हो सकता है। आपको घबराना नहीं है, आप क्योर हो सकते पर डॉक्टर हैं। साहब, अगर महिला ने अभी फैमिली कंप्लीट नहीं की तो फिर यूट्रस निकलवाना या फिर आसपास के टिश्यूज दैट विल Right. अफेक्ट हर कंसेप्शन। नहीं, इसके बारे में भी मैं आपको एक मिथ क्लियर करना चाहती हूँ। जब महिला ने फैमिली कंप्लीट नहीं करी होती है तो हमारे पास कंजर्वेटिव सर्जरीज होती हैं, इसका हम कहते हैं रेडिकल ट्रैकेलेक्टमी। हम सिर्फ सर्विक्स का थोड़ा सा पोर्शन निकाल देते हैं और या छोटा सा हिस्सा निकाल देते हैं, जिससे कि यूट्रस अंदर रहता है और हम फिर आपका आईवीएफ या नेचुरल कंसेप्शन के थ्रू उस यूट्रस में सक्सेसफुल प्रेगनेंसी करा सकते हैं। हमने बहुत ऐसे रिपोर्ट्स भी हैं और हम लोगों के भी एक्सपीरियंस में काफी सक्सेसफुल आउटकम रहता है इसका। जी, यहाँ पर अभी आईवीएफ का जिक्र हुआ, तो आईवीएफ को लेके भी ऐसा कहा जाता है कि वो भी एक रीजन हो सकता है अगर आपको गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स की कोई शिकायत हो सकती है। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए आईवीएफ का जो प्रचलन है वो काफ़ी पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। तो अगर हम 3 कैंसर्स की बात कर रहे हैं, सर्विक्स, यूट्रस और ओवरी, तो आईवीएफ में हम ओवरी को स्टिमुलेट करने के लिए कुछ फॉलिकल्स को स्टिमुलेटिंग जो हॉर्मोन्स देते हैं, इंजेक्शंस देते हैं, उससे ओवेरियन कैंसर का संबंध कुछ हद तक है। बट कुछ स्टडीज़ में ये पॉजिटिव पाया गया है, कुछ स्टडीज़ में ये नेगेटिव भी पाया गया है। लेकिन हाँ, अगर किसी को आईवीएफ हुआ है तो ऐसी महिला को थोड़ा स्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस लेने चाहिए और ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए शुरू के 5 साल, ये देखने के लिए कि ओवेरी कैंसर का डेवलपमेंट तो नहीं तो हो रहा है। डॉक्टर साहब, अगर महिला फैमिली वे में जाना चाहती है तो सर्जिकल ऑप्शन थोड़ा बताइए। जैसा बात हो रही थी कि कैंसर वाला पोर्शन भी हट जाए बट शी कैन स्टिल कंसीव। जी, जैसा कि डॉक्टर साहब ने ऑलरेडी कहा कि अगर हम सर्विक्स कैंसर की बात करें, हम इसको बोलते हैं फर्टिलिटी स्पेयरिंग सर्जरीज। आपने बताया कि मेडिसिन से ट्रीटमेंट, तो मैं सर्जन नहीं हूँ लेकिन मैं पेशेंट्स को बोलता हूँ कि अगर स्टेज 1 है जो कि एक बेस्ट ट्रीटमेंट है, जैसा कि आपके कॉलर ने भी पूछा, तो बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर ऑल गायनेकोलॉजिकल मेलिग्नेंसीज इज सर्जरी। अगर वो हम कर सकें, इससे अच्छी कोई बात नहीं है। इसीलिए हम एज डॉक्टर्स चाहते हैं कि शुरुआत में ही बीमारी को पकड़ लिया जाए और बीमारी को पकड़ के हम सर्जरी द्वारा उसको क्योर कर दें। जी, गीता जी हैं इस समय फोन लाइन पर। हेलो। मैं 40 ईयर से प्रैक्टिस कर रही हूँ गायनेक की। वन ऑफ द कॉज ऑफ द सर्वाइकल कैंसर इज मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स, और एड्स वो सब कुछ इतने सालों से चल रहा है, फिर भी वो समाज में ये सब चलता है अभी भी। तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट से कितना रिस्क फैक्टर है सर्वाइकल कैंसर? जी, बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। लगातार HIV एड्स पर जागृति अभियान होता है, लेकिन जैसा आपने कहा था डॉक्टर बिंदिया, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एक कारण हो सकता है सर्विक्स कैंसर का, तो इससे कैसे बचें? सी पेशेंट एजुकेशन, यहाँ हमारे एनजीओज का बहुत रोल है। जागरूकता फैलाना कि क्या रिस्क फैक्टर्स है और कैसे हम उनको मॉडिफाई कर सकते हैं। ये दीज आर ऑल मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स। तो ये जागरूकता फैलाना और अवेयरनेस कैंपेन्स, यही हमारे इन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स का रुख बदल सकते हैं। कि बताना कि देखिए HIV, इम्यूनो सप्रेशन, स्मोकिंग, मल्टीपल सेक्सुअल पार्टनर्स एंड प्रमोशन ऑफ कॉन्डम्स, मतलब कॉन्डम्स का प्रमोट करिए। तो इन सब का आपको जागरूकता फैलाना है। एंड एज अ गायनेकोलॉजिस्ट, जब मेरे पास कोई महिला आती है अपना पैप स्मेयर कराने के लिए, मैं उसके साथ साथ उसको 2 चीज़ें ज़रूर बोलती हूँ। एक, आप अच्छा भोजन करिए, विटामिन सप्लीमेंटेशन लीजिए, इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करिए, और अगर आप कोई ऐसे स्मोकिंग या किसी और चीज़ों का सेवन करते हैं उसको आप रोकिए। और दूसरा, आपके अगर मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं तो काउंसिल करते हैं और आप इसमें इसका आप उसको जागरूक करिए। जी, यहाँ पर ये भी जानना बेहद ज़रूरी है कि अगर हमारे अंदर किसी तरीके का कैंसर पनप रहा है तो वो हमें पता कैसे चले, वो साइंस क्या हैं? तो ये जो हम जिन कैंसर्स की बात कर रहे हैं, इनके क्या सिम्टम्स सिमिलर हैं या कैसे पता लगाया जाए? जो सर्विक्स और यूट्रस कैंसर है उसके सिम्टम्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। अगर हम बात करें वेजाइनल ब्लीडिंग, पोस्ट कोइटल ब्लीडिंग हुआ, या जो पोस्ट मेंस्ट्रुएशनल ब्लीडिंग हुआ, एक्सेसिव ब्लीडिंग ये चीज़ हुई, या लोअर एब्डोमिनल पेन हुआ। ओवरी की बात करें तो जैसा कि डॉक्टर साहब ने कहा कि बहुत ज़्यादा सिम्टम्स कॉमन नहीं हैं या वेग सिम्टम्स हैं जिसको और बीमारियों के साथ भी हम कंफ्यूज कर सकते हैं। इसलिए अर्ली आपको डॉक्टर के पास जाना है और अपने इलाज के बारे में पूछने से पहले कुछ टेस्ट करवा के इनका पता लगाना है। इस समय छत्तीसगढ़ चलते हैं डॉक्टर साहब। हेलो। हाँ, मैं ये पूछ रहा था डॉक्टर कि ये जो
मेनोपॉज के बाद क्या सावधानी बरतनी चाहिए ताकि कैंसर से बचा जा सके? जी। थैंक यू डॉक्टर साहब। बहुत अच्छा सवाल इन्होंने पूछा है। सो मेनोपॉज के बाद देखिए आप अपनी स्क्रीनिंग को जारी रखिए। महिला को अपने हेल्थ पे बहुत फोकस करना है। जैसे मैंने आपको बताया, इम्यूनिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट कैंसर इन सर्टेन सिचुएशंस। सो इसलिए उनको अच्छा खाना है, ग्रीन वेजिटेबल, सप्लीमेंटेशन, विटामिन, कैल्शियम, और अपने बोन्स का भी हेल्थ इंपॉर्टेंट होता है मेनोपॉज के बाद। लेकिन आपको स्क्रीनिंग जारी रखनी है। दैट इज द ओनली थिंग यू कैन से। जैसे पैप्समेर अपना टाइमली कराते रहें, और अपने जैसे इन्होंने बताया जो सिम्टम्स है हमारे, गैस्ट्राइटिस है या ब्लोटिंग है या थोड़ा सा पेन एब्डोमेन है, उसको इग्नोर ना करें और डॉक्टर के पास जरूर जाएं। जी बिल्कुल। तो हम जो ब्रेक थ्रूज की बात कर रहे थे, एक तो हमने बात की कि कैसे सर्जरी, लेकिन अगर हम रेडिएशन की बात करें, कीमो की बात करें, डॉक्टर रजत, वहाँ पर साइंस की क्या एडवांसमेंट्स हैं? जी, जैसे सर्जरी में एडवांसमेंट्स आ गई हैं, जैसे कि रोबोटिक सर्जरीज आ गई हैं, सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सीज आ गई हैं। तो इस तरीके से हम सर्जरी के आउटकम्स को बेहतर कर सकते हैं। ऐसे ही रेडिएशन और कीमोथेरेपी में भी एडवांसमेंट्स हैं। रेडिएशन में इमेज गाइडेड रेडिएशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम IGRT बोलते हैं, उससे बहुत सारे जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ऐसे टेक्निक्स के जो एक टाइम पे पेशेंट्स को परेशान करते थे, उनसे बचा जा सकता है, और आजकल वो काफ़ी प्रचलन में है। अगर हम एडवांस्ड कैंसर्स की बात करें तो सर्वाइकल यूट्रस कैंसर में आजकल इम्यूनोथेरेपीज आ गई हैं। तो उससे भी हम बहुत अच्छे तरीके से इवन इन एडवांस्ड कैंसर्स एक अच्छा कंट्रोल और एक अच्छी क्वालिटी ऑफ लाइफ दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि IGRT, अगर मान लीजिए यूट्राइन कैंसर है और आपने यूट्रस को रेडिएशन दी, क्या वो रेडिएशन आसपास के टिश्यूज, फेलोपियन ट्यूब या ओवरी, उस पर कोई असर डाल सकते हैं? बिल्कुल। देखिए, यूट्राइन कैंसर में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज सर्जरी, वो सबसे इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट है। और अगर सर्विक्स और यूट्राइन कैंसर अगर इनऑपरेबल स्टेज पर है, तो अगर हम जो रेडिएशन देते हैं तो वो ट्यूमर को तो एक तो घोलता ही है, साइड बाय साइड अपार्ट फ्रॉम फेलोपियन ट्यूब्स एंड ओवरीज, मोर इंपॉर्टेंट उनका ब्लैडर और बावल पे वो इफेक्ट ज्यादा होता है। इसीलिए जो डॉक्टर साहब जो सोफिस्टिकेटेड टेक्निक्स बता रहे हैं, इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी, IMRT, इनसे क्या होता है, आप टारगेट पे ज्यादा फोकस करते हैं और आपके जो सराउंडिंग जो स्ट्रक्चर्स हैं, रेक्टम है, ब्लैडर है, स्मॉल बावल है, उस पे इफेक्ट कम आता है। जी, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी मैडम, गुड मॉर्निंग। मैं गुजरात से बोल रहा हूँ। हाँ जी। मेरी वाइफ को प्रेगनेंसी के साथ सिस्ट डेवलप हो रही थी, तो उसका सिस्ट का ऑपरेशन कर दिया था, और अभी उसको मेनोपॉज है, तो उसको सर्वाइकल कैंसर या कुछ होने की चांसेस है या मेनोपॉज के बाद नहीं हो सकता है? जी जी डॉक्टर। ओवरी उसकी दोनों ही निकाल दी है। ओके, दोनों ओवरी रिमूव हो चुकी है। जी, तो अगर ओवरी रिमूव हो गई हैं तो मैं मान के चलता हूं कि उसके अंदर कोई बीमारी नहीं आई होगी। तो मीनोपॉज के बाद भी ये बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर हम बात करें सर्विक्स की या यूट्राइन कैंसर की, तो हमें जो स्क्रीनिंग है उसको जारी रखना है मीनोपॉज के बाद भी। ऐसा नहीं है कि मीनोपॉज के बाद ये बीमारी नहीं हो सकती है। जितना हम स्क्रीनिंग करेंगे उतना ज़्यादा हम टाइम से इस बीमारी को पकड़ सकते हैं। एक और बहुत ज़रूरी बात है जो हमें करनी चाहिए, इज़ अबाउट द जेनेटिक लिंकेज ऑफ ऑल दीज डिजीजेस to the genes that we carry from our parents। तो इनको हम बोलते हैं कि अनुवांशिक लेवल पे हमें पता होना चाहिए कि सपोज किसी के परिवार में ये बीमारी रह चुकी है, तो जो स्क्रीनिंग एज है वो 5 साल पहले हो जाती है। तो अगर किसी को हम 40 साल पे शुरू कर रहे हैं तो वो 35 साल पे अपनी स्क्रीनिंग कराना शुरू कर दें और जेनेटिक लेवल पे चेक करें कि फैमिलियल ये चीज है या नहीं। अच्छा, मतलब ये चांसेस भी हैं कि हेरिडिटरी है, तो ये चांसेस बढ़ जाते हैं। खासकर यूट्रस और ओवरी कैंसर में ऐसा पाया जी, यूट्रस की डॉक्टर, जी। अगर ओवेरियन कैंसर की जब हम बात करते हैं, एक ओवरी में अगर कैंसर है तो क्या चांसेस हैं कि दूसरी ओवरी तक भी वो फैलेगा, और फिर कैसे ट्रीटमेंट होता है? जैसे अगर एक ओवरी में कैंसर लिमिटेड है तो वो हम नॉर्मली स्टेज 1 होती है, तो उसका हम सर्जरी कर सकते हैं। उसमें खाली ओवरी के अलावा हम बाकी सब थोड़ा स्ट्रक्चर्स, ओमेंटम और थोड़ा बायोप्सीज भी सब लेते हैं। और अगर पेशेंट को आगे फर्टिलिटी चाहिए, प्रेगनेंसी चाहिए, तो हम यूट्रस छोड़ देते हैं। बट बायलैटरलिटी ऑफ कैंसर इज ऑल्सो कॉमन। दोनों ओवरीज में भी कैंसर हो सकता है। उस केस में या तो आप दोनों ओवरी निकाल दें या फिर आप कंप्लीट सर्जरी करिए जिसमें आप यूट्रस भी रिमूव कर सकते हैं। तो बायलैटरलिटी होती है कैंसर्स में, और वो कोई कॉमन फिनोमेना है। लेकिन जब आप यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब निकालते भी हैं, ओवरी रखते हैं क्योंकि उसका
कंसेप्शन के अलावा हार्मोनल रोल भी है। हाँ जी, लेकिन जैसे कि वो डिपेंड करता है आप किस इंडिकेशन के लिए यूट्रस का सर्जरी कर रहे हैं। अगर आप एक बिनाइन रीजन के लिए कर रहे हैं, मतलब जिसमें कैंसर नहीं है, जैसे फाइब्रॉइड हो गया या एडिनोमायोसिस हो गया, उसके लिए आप अगर यूट्रस निकाल रहे हैं तो अब यूट्रस और फेलोपियन ट्यूब निकाल के यंग पेशेंट्स में लेस देन 50 इयर्स हम ओवरी छोड़ देते हैं, जिससे कि वो आगे चल के उसके हार्मोन सिक्रीशन चलता रहे और उसको जो मेनोपॉज के बाद के सिम्टम्स में रिलीफ मिलता है। तो वो हम उसको कहते हैं opportunistic salpingectomy and remain the ovaries are remaining behind, but that is only for benign conditions जिसमें कैंसर नहीं है। अगर कैंसर है किसी पेशेंट को तो हमें अकॉर्डिंगली हमें टेलर मेड करना पड़ता है कि उसकी कंडीशन क्या है, किस चीज का कैंसर है, कितना फैला हुआ है, एक ओवरी में है, दोनों ओवरी में, उस हिसाब से हम इलाज करते हैं। चलते चलते डॉक्टर रजत, इट्स हार्टनिंग टू सी मेनी मेल कॉलर्स आल्सो कॉलिंग। डू यू थिंक टू एड्रेस गायनेकोलॉजिकल कैंसर ये समाज को इस पे चर्चा करनी पड़ेगी? जी जी बिल्कुल, तभी मैंने कहा कि ये आपका बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। देखिए लेडीज़ का हमेशा एक पार्टनर जो है मेल रहते हैं, उन्हीं को ही उनका ध्यान रखना है। तो इसीलिए हम अपने केयर गिवर्स को बोलते हैं कि आपको कॉन्स्टेंटली ये चीज़ देखनी है कि स्क्रीनिंग टाइम से हो, उनका जो इन्वेस्टिगेशंस हैं टाइम से हों, अगर कोई सिम्टम्स हैं तो प्रॉपर डॉक्टर के पास आएँ। और यही हमारा कर्तव्य है कि समाज में इसकी जागरूकता फैलाएँ ताकि और ज़्यादा लोगों तक हमारी बात पहुँच सके और हम बीमारी को बहुत जल्दी पकड़ सकें, जैसा कि वेस्टर्न पॉपुलेशन में होता है, और अर्ली स्टेज में पकड़ के हम क्योर कर सकें। बिल्कुल, तो अर्ली स्क्रीनिंग बहुत जरूरी है। और अब जब सेवा पखवाड़ा मनाया जा रहा है 17 सितंबर से 2 अक्टूबर, ऐसे में जो अभियान शुरू हुआ है स्वस्थ नारी सशक्त परिवार, इसके अंतर्गत देश भर में बहुत से शिविर हैं, तो महिला वहां जा सकती है और स्क्रीनिंग करा सकती है। आज कार्यक्रम में आके चर्चा करने के लिए डॉक्टर रजत आपका, डॉक्टर बिंद्या आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।